नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ द सोलार फ्लेयर्स। सोलार फ्लेयर्स क्या होते हैं बेसिकली? हमारे सन में बेसिकली जो भी लार्ज जो रेडिएशन निकलती है, जो हीट निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सोलार फ्लेयर्स कहते हैं। ठीक है। इसको रिसेंटली ऑब्जर्व किया है बाय द नासा सोलार डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी। तो इसने क्या किया, इसको ऑब्जर्व किया है। सोलार फ्लेयर्स की बात की जाए तो इट इज़ द बर्स्ट ऑफ द एनर्जी कॉस्ड बाय द रीऑर्गनाइजेशन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स नियर दी सन स्पॉट। यानी कि सन के स्पॉट्स के नियर में जो मैग्नेटिक लाइन है, उनके इकट्ठा होने से, उनकी एनर्जी के इकट्ठा होने से क्या बनता है? सोलार फ्लेयर्स बनता है। ठीक है। तो सोलार मैग्नेटिक साइकिल्स है वो ऑपरेट होता है इन द डीप इंटीरियर ऑफ द सन। ठीक है। सन के डीप इंटीरियर में ये ऑपरेट होता है। ठीक है। और जो भी बेसिकली इसका जो रीज़न है वो इतना ज़्यादा हॉट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या बन जाते हैं? डार्क स्पॉट बन जाते हैं, जिसे हम लोग सन स्पॉट्स कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और बेसिकली ये जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं, बिकॉज दे आर कूलर देन द रेस्ट ऑफ द सन सरफेस दे अपीयर डार्क। ये कूलर होते क्यों? देखिए, एक्चुअली जो सोलर फ्लेयर्स हैं वो डार्क अपीयर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये बाकी अन्य जगहों से, यानी कि जो सन का जो बाकी का स्फेयर है, वहाँ से कूलर होते हैं। यानी कि वो ज़्यादा, ये जो स्फेयर, ये जो पार्ट है, ये ज़्यादा गर्म होता है इन कंपेयर टू दिस पार्ट जहाँ से ये चीज़ निकल रही है। ठीक है। जहाँ से ये निकल रहा है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, जहाँ से निकल रहा है, दिस पार्ट। ठीक है। तो ये क्या होता है? ये थोड़ा सा कूल होता है इन कंपेयर टू दिस रेस्ट पार्ट। ये जो पार्ट होता है, ये क्या होता है? ये हॉट होता है। ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये पार्ट कैसा पार्ट है? ये पार्ट कूल पार्ट है। ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। और इसी कूल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं सन स्पॉट। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है। जो सन पे स्पॉट्स जो पड़ता है, क्योंकि ये सन स्पॉट बोल क्यों रहे? क्योंकि ये सन स्पॉट कैसा होता है? डार्क कलर का होता है। तो ये आपको यहाँ से पता रहना चाहिए। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कोलर मास इजेक्शंस अकर व्हेन द सोलर फ्लेयर्स। कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है? कोरोनल मास इजेक्शन जस्ट क्या होता है कि बेसिकली जो हॉट प्लाज्मा होता है वो क्या होता है? सन से बाहर निकलता है। ठीक है। इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। ठीक है। और जो कोरोनल मास इजेक्शन होता है, ये होता है बिकॉज ऑफ द सोलार स्टॉर्म। जो भी सोलार स्टॉर्म होता है, सोलर स्टॉर्म क्या होता है कि सन की जो हैवी एनर्जी है वो बाहर निकल रही है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सोलार स्टॉर्म। और जो आपको जो रेज बाहर दिख रही हैं, ये जो ऐसी रेज बाहर निकली हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें सोलार फ्लेयर कहते हैं। तो ये पता होना चाहिए, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सोलार फ्लेयर कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी और रेडिएशन वो क्या करती हैं, और जो भी हार्ड पार्टिकल्स है वो बाहर निकलते हैं। ठीक है। और जो भी ये लाइट इंटेंसिटी बाहर निकलती है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ऑरोरा कहते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे द निसार मिशन। ठीक है। निसार मिशन क्या है? ठीक है। इस मिशन को लॉन्च किया गया था 2023 में। बेसिकली इस मिशन को शेड्यूल किया है कि हम इसको लॉन्च करेंगे 2023 में। ठीक है। ये क्या है? जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है बिटवीन द नासा एंड द इसरो। तो नासा दैट इज नासा और इसरो के बीच में ये एक MOU साइन किया गया है। ठीक है। द नेम ऑफ इट इज़ निसार, जिसको हम लोग 2023 में शेड्यूल किया गया हुआ। ठीक है। तो जो सेटेलाइट विल बी डिटेक्टेड द अर्थ सरफेस मूवमेंट एज द स्मॉल ऑफ द 0.4 इंच ओवर एन एरिया। ठीक है। तो नासा बेसिकली क्या है? देखिए, ये बेसिकली इसका जो नाम भी पड़ा है वो नासा और इसरो के मिलने से बना हुआ है निसार। तो ये यहाँ से आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट इज, ये बेसिकली क्या है? जो सार है उसका मतलब क्या होता है? सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ठीक है। ये बेसिकली क्या है? नासा विल यूज़ टू मेजर द चेंज इन दी अर्थ सरफेस। तो बेसिकली जो निसार का उपयोग है वो नासा अर्थ की जो सरफेस में जो भी चेंज हो रहा है उसको मेजर करने में करेगा। उसके अलावा हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग लेगा अर्थ की। ठीक है। ताकि जो भी रेडार कैन पेनिट्रेट द क्लोज क्लाउड्स एंड द डार्कनेस। तो जो भी मतलब अर्थ की प्रॉपर इमेजिंग है उसको लेगा, और ये जो डेटा कलेक्ट करेगा वो डे एंड नाइट कनेक्ट करेगा, किसी भी वेदर में, हर वेदर में निसार जो है वो डेटा को कलेक्ट करेगा। तो ये आपको यहाँ से पता रहना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद ये स्कैन करेगा ग्लोब को। ठीक है ना? एवरी 12 डे ओवर द कोर्स ऑफ द 3 ईयर्स मिशन। यानी कि 3 साल के लिए निसार जो है वो स्पेस में रहेगा, और उन 3 साल में
ये हर 12 दिन में पूरे पूरे ग्लोब को स्टडी कर लेगा और अर्थ की क्या करेगा, ये इमेजिंग करेगा। तो यह यहाँ से चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। फिर हम बात करते हैं इंडियन स्पेस स्टेशन। ठीक है, देखिए हम क्या है, हम इंडिया का जो स्पेस स्टेशन सेटअप करने वाले हैं इसको 2029 तक सेट करेंगे। ठीक है, इट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ द यूनियन मिनिस्टर फॉर द स्पेस जितेंद्र सिंह। ठीक है, और ये क्या होगा, इंडिया का जो पहला स्पेस स्टेशन होगा, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, एक है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसके बारे में भी आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करें कि थोड़ी इसके बारे में बात करें कि ये क्या है, बेसिकली काफ़ी स्मॉल है और इसका जो मास है इट इज़ नियर अबाउट 20 टन। और जो देन दी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है ना, यानी कि जो इंडियन स्पेस स्टेशन है वो काफ़ी स्मॉल है इन कंपेयर टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसका मास जो होगा इंडियन स्पेस स्टेशन का नियर 20 टन होगा। और बेसिकली ये कैरी आउट करेगा जो भी माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स जो होंगे उसको ये कैरी आउट करेगा। ठीक है, ये स्पेस टूरिज्म के लिए नहीं है। ठीक है, जिससे दिस इज़ जस्ट फॉर दी एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद जो इसकी प्रिलिमिनरी प्लान फॉर द स्पेस स्टेशन इज़ टू एकोमोडेट द एस्ट्रोनॉट फॉर अप टू 20 डेज। बेसिकली क्या है कि 20 दिन के लिए पहले एस्ट्रोनॉट्स को इसमें रखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा फॉर द गगनयान मिशन। पहले सिर्फ 20 दिन के लिए यहाँ पर जो भी टूरिस्ट जो भी एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको रखा जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये ऑर्बिट करेगा बेसिकली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर। और अगर ये 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर ये इसको प्लेस किया जाएगा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये लो अर्थ के ऑर्बिट में क्या है इसको प्लेस किया जाएगा। तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए कि इसरो इज़ वर्किंग ऑन द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट दैट इज़ द स्पेस डेक्स, अ टेक्नोलॉजी दैट इज़ क्रूशियल फॉर मेकिंग द स्पेस स्टेशन फंक्शनल। अगर एक यहाँ पे एक शब्द आया डॉकिंग, स्पेस डॉकिंग, देखिए डॉक शब्द कहीं पर भी आ जाए ये दो तरह से यूज़ होता है। एक डॉक का मतलब होता है कि जैसे कोई शिप आया, ठीक है, पानी का जहाज़, और वो जो शिप है वो हार्बर, ठीक है, हार्बर का मतलब होता है कोस्ट, है ना, कोस्टल एरिया, उस कोस्ट में आके वो खड़ा हो गया, तो इसको भी क्या कहते हैं, इसको भी डॉकिंग कहते हैं। स्पेस के सेंस में डॉकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक लॉन्च व्हीकल है, ये रॉकेट है, ठीक है, ये लॉन्च व्हीकल क्या करेगा, ये लॉन्च व्हीकल इसके अंदर जो भी सैटेलाइट है, ठीक है, उसको हटा देगा। जब सैटेलाइट या रॉकेट से कोई चीज़ हटती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डॉकिंग। तो यहाँ पर इसलिए ये शब्द यूज़ किया गया है स्पेस डॉकिंग, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अदर स्पेस स्टेशन कौन कौन से हैं, जैसे मैंने बताया कि अभी करंट टाइम पर जो भी स्पेस स्टेशन वर्किंग में है इट इज़ ओनली दी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बेसिकली यूनाइटेड स्टेट, रशिया, यूरोप, जापान और कनाडा, इन सब का क्या है, कोलैबोरेशन है। ठीक है, अभी तक क्या है, सो फार द चाइना हैज सेंड टू प्रीवियस स्पेस स्टेशन इनटू द ऑर्बिट, दी तायांग 1 और तायांग 2। ठीक है, बेसिकली ये ट्रायल स्टेशन है। एक्चुअली क्या है कि अब कहीं ना कहीं सारी जो कंट्रीज़ हैं वो अपने अपने स्टेशन बना रही हैं। ठीक है, चाइना का जो स्पेस स्टेशन जो बन रहा है उसके उन्होंने 2 कंपोनेंट अभी तक भेजे हैं, जिनका नाम क्या है, तायांग 1, ठीक है, तोंगयांग 2। ठीक, इसको बेसिकली ट्रायल बेसिस पे भेजा है। तो हर बेसिकली जो कंपनी है वो अपना अपना एक स्पेस, हर कंट्री अपना अपना एक स्पेस स्टेशन बना रही है। फिर हम बात करते हैं विकास रॉकेट इंजन की, इसकी आपने कई बार नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये एक इसरो का इनिशिएटिव है। ठीक है, इसरो ने कंडक्ट किया है 25 सेकेंड क्वालिफिकेशन टेस्ट फॉर द लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड विकास इंजन। तो जो विकास इंजन है वो लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ से पता होना चाहिए, और इसको यूज़ किया जाएगा अंडर द गगनयान मिशन। फिर बात करते हैं कि जो विकास है इसका फुल फॉर्म क्या है, विक्रम अंबाला साराभाई। ठीक है, तो इट इज़ एन फैमिली ऑफ अ लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट इंजन। तो ये बेसिकली लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट इंजन है एंड इट इज़ डिज़ाइन बाय द लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर इन 1970। अगर मैं बात करूं कि जैसे कोई भी एक रॉकेट होता है, ठीक है, तो उस रॉकेट के कई सारे पार्ट होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि रॉकेट में फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, तो कई बार जो फ्यूल होता है, कई बेसिकली रॉकेट की कई स्टेजेस होती हैं। ठीक है, और हर स्टेज में अलग अलग डिफरेंट टाइप का फ्यूल भरा होता है। जैसे एक में सॉलिड है, एक में लिक्विड स्टेट में भरा है, एक में क्रायोजेनिक स्टेट में भरा है,
इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए ये दोनों तो पता है आपको, ठीक है। लिक्विड का क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जब बहुत ही लो टेम्परेचर में होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्रायो बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज जो भी विकास इंजन है, ठीक है, विकास इंजन जो भी है, ठीक है, इज़ दी वर्किंग हॉर्स लिक्विड रॉकेट इंजन पावरिंग, ठीक है। और उसकी सेकंड स्टेज ऑफ द इंडियाज़ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, द सेकंड स्टेज ऑफ द इंडियाज़ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये क्या है? ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की तरह भी काम करेगा। एंड द सेकंड स्टेज एंड द 4 स्ट्रैप्स ऑन द स्टेज ऑफ द जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। जब मैंने अभी आपको 2 दिन पहले करंट अफेयर बताया था, तो मैंने वहाँ पर ये चीज़ एक्सप्लेन की थी आपको। जैसे एक यहाँ पे लिखा हुआ है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, कुछ चीज़ें समझ लें आप। जैसे ये हमारा अर्थ है, अगर कोई भी सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे, यानी कि कहीं ना कहीं ये घूम रही है साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं पोलर सैटेलाइट, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं पोलर सैटेलाइट, ठीक। इसकी जो जिस डिस्टेंस में ट्रैवल करेगी, ये कहीं ना कहीं 200 से 1000 किलोमीटर तक होता है, इतना हो पता आपको होना चाहिए। और इसका जो उपयोग करते हैं, इसका उपयोग हम लोग करते हैं मैपिंग पर्पज़ से करते हैं, ठीक है, या फिर ऑब्जर्वेशन पर्पज़ से करते हैं, ये चीज़ पता होना चाहिए आपको, ठीक है, या फिर मिलिट्री में भी ऑब्जर्वेशन के लिए करते हैं, ठीक। उसके अलावा अगर एक और चीज़ की मैं बात करूँ, अगर ये अर्थ है और कोई सैटेलाइट, ठीक है, कोई सैटेलाइट अर्थ के इक्वेटर के चारों ओर क्या कर रही है? घूम रही है, ठीक है, और एक डिस्टेंस पे घूम रही है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे घूम रही है, लगभग लगभग 35,000 की हाइट पे घूम रही है, ठीक है। तो उस कंडीशन में, क्योंकि ये जो अर्थ है, अर्थ के रेफरेंस में देखिए, अगर ये 35,000 की नियर अबाउट हाइट में घूम रही है, तो ये सैटेलाइट अर्थ के रेफरेंस में स्टेशनरी दिखाई पड़ेगी। कैसी दिखाई पड़ेगी? स्टेशनरी दिखाई पड़ेगी। क्यों स्टेशनरी दिखाई पड़ेगी? देखिए आप ऐसे समझें, अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के बहुत ज़्यादा पास में आ जाएगी, कोई यहाँ पर अगर मूव कर रही है, तो ये बहुत तेज़ मूव करेगी, ठीक। अर्थ के रेफरेंस में अगर बहुत दूर है तो बहुत धीरे मूव करेगी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं एक बीच में कहीं डिस्टेंस में होगी, तो ये अर्थ के रेफरेंस में स्टेशनरी मूव करेगी। ये वैसा ही है, अगर 2 ट्रेनें जा रही हैं और दोनों ट्रेनों से सेम स्पीड पे हैं, तो हमें लगेगा कि दोनों ट्रेनें क्या हैं? रुकी हुई हैं, ठीक। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस सैटेलाइट को हम बोलते हैं स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक। और एक होती है क्या? एक सैटेलाइट होती है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। उसमें क्या होती है? वो अर्थ है और वो अर्थ के ऑर्बिट में एक सर्कुलर पाथ में नहीं घूमती है, वो अर्थ के ऑर्बिट में ऐसे ऐसे घूमती है, वेव लाइक मोशन में, तो इसे बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है। अब आगे बात करें तो आपको यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली जो इंजन है, इट इज़ यूज अप टू 40 मेट्रिक टन्स ऑफ द अनसिमेट्रिक डाई मेथिल ड्राजीन, ठीक है ना, एज अ फ्यूल। यानी कि जो फ्यूल यूज़ होगा विकास रॉकेट इंजन में, ये क्या होगा? ये होगा डाई मेथिल हाइड्राजीन। तो डाई मेथिल हाइड्राजीन को एज ए फ्यूल यूज़ करेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एज द ऑक्सीडाइजर विद द मैक्सिमम थ्रस्ट ऑफ द 725 KN। तो आपको पता होना चाहिए कि जो विकास इंजन में फ्यूल यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा? डाई मेथिल हाइड्राजीन, ठीक है, इसको एज ए फ्यूल यूज़ करेंगे और नाइट्रोक्स टेट्राऑक्साइड को एज ए ऑक्सीडाइजर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दैट इज़ द SSLV, ठीक है। SSLV क्या है? कि इसरो के जो चेयरमैन, उन्होंने कहा कि जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, उसको ठीक है, नेम्ड एज दी SLD1 माइक्रो ST विल बी लॉन्च्ड इन अप्रैल 2022, ठीक है। तो बेसिकली उनको लॉन्च किया जाना था, लॉन्च किया गया है अप्रैल 2022 में, ठीक है। ये क्या है? बेसिकली इट इज़ दी ऑल सॉलिड 3 स्टेज व्हीकल। तो ये पता होना चाहिए, जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये क्या है? इसमें सिर्फ सॉलिड फ्यूल पड़ा है, ठीक है, इसमें सॉलिड फ्यूल पड़ा है। जिसकी पेलोड कैपेसिटी कितनी है? पेलोड कैपेसिटी है 500 kg सैटेलाइट की, यानी कि ये 500 kg का जो मास है उसको कैरी कर सकता है। और ये लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? मैंने बताया, जो 35,000 नियर अबाउट की जो डिस्टेंस है, उससे कम की डिस्टेंस में अगर है तो वो लो अर्थ ऑर्बिट में है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, एक्चुअली 35,000 नहीं, आप इसको ऐसे समझें कि अगर कोई भी सैटेलाइट 2,000 की डिस्टेंस से नीचे है, ठीक है, हाइट की, तो वो कहीं ना कहीं लो अर्थ ऑर्बिट में आएगा। इससे ऊपर चला गया तो वो कहीं कहीं मिडिल अर्थ ऑर्बिट में है, ठीक है, इतना पता होना चाहिए।
यानी कि 2000 से 35,000 तक की वो कहीं ना कहीं मिडिल अर्थ ऑर्बिट में आएगा। ठीक, उसके बाद जो जो भी स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये क्या करेगा, बेसिकली स्मॉल सेटेलाइट को लॉन्च करता है कहाँ पर, लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, और जो स्मॉल जो व्हीकल्स होते हैं वो बेसिकली 110 टन के होते हैं। ठीक है, मास है सर इसरो, यानी कि जो स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल इनका जो वेट होता है वो नियर अबाउट 110 टन का होता है। ठीक है, और ये वेट कैरी करते हैं अप टू 500 kg। ठीक है, it will take only 72 hours to integrate, only 6 people will be required to do the job। यानी कि स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बनाने में 72 आवर नियर अबाउट लगेंगे, जिसको लगभग 6 लोग बना सकते हैं मिलके, ये पता होना चाहिए। और बेसिकली इट इज़ सूटेड फॉर लॉन्चिंग दी मल्टीपल माइक्रो सैटेलाइट्स एट अ टाइम एंड सपोर्ट दी मल्टीपल ऑर्बिटल ड्रॉप ऑफ। तो बेसिकली इसको एक साथ क्या है, एक साथ कई सारे माइक्रो सैटेलाइट्स यानी छोटे जो सैटेलाइट्स हैं उनको छोड़ने में इसका हेल्प लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका मैंने बताया पोलर सैटेलाइट क्या होते हैं। मैंने बताया कि अर्थ की एक अर्थ हमारा है, ठीक है, अगर कोई सैटेलाइट हमको ऐसे छोड़ना है कि वो अर्थ के ऐसे ऐसे चक्कर काटे, ठीक है, यानी कि साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, और इसकी जो हाइट होगी वो 200 से 1000 किलोमीटर तक की होगी। ठीक है, तो उस सैटेलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर सैटेलाइट बोलते हैं। पोलर सैटेलाइट बेसिकली इमेजिनिंग पर्पस के लिए काम आती है, यानी कि जो इमेजिनिंग करते हैं उसकी पर्पस के लिए पोलर सैटेलाइट जो है वो काम आती है। ठीक है, तो ये है क्या, और पोलर सैटेलाइट को कौन छोड़ेगा, पोलर सैटेलाइट को छोड़ेगा कौन, PSLV, दैट इज़ दी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये बेसिकली सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसकी जो रेंज होती है कितनी होती है, 1000 kg, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया आपको है। और ये 70 दिन लगते हैं टू इंटीग्रेट दिस लॉन्च व्हीकल, यानी कि इस लॉन्च व्हीकल को PSLV को लॉन्च को असेंबल करने में कितना लगता है, 70 दिन लगते हैं। लेकिन यहाँ पर कितना बताया था कि बेसिकली जो स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसको इंटीग्रेट करने में सिर्फ 72 दिन लगते हैं, यानी कि पूरा सेटेलाइट को ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है इंडिया का। फिर उसके बाद फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल टू बी इक्विप्ड विद द लिक्विड स्टेज। तो ये PSLV जो है वो इंडिया का फर्स्ट ऐसा लॉन्च व्हीकल है जो कि लिक्विड स्टेज से इक्विप्ड है। फिर बात करें स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च जो व्हीकल है, ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है, दैट इज़ द PSLV और GSLV में। ठीक है, यानी कि स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल बेसिकली अगर बात की जाए PSLV दैट इज द पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और उसके बाद जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बेसिकली ये है कि जो PSLV को डेवलप किया गया है टू लॉन्च इन द लोअर ऑर्बिट। ठीक है ना, PSLV जो है वो लोअर ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा, जैसे मैंने बताया कि नियर अबाउट बेसिकली 200 फ्रॉम 200 टू 1000 किलोमीटर। ठीक, ऑर्बिट सेटेलाइट इनटू द पोलर एंड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। PSLV को लॉन्च किया जाएगा, बेसिकली यूज़फुल है, ये यूज़फुल है PSLV किसके लिए, PSLV इज़ यूज़फुल फॉर द अर्थ रिसोर्सेज मॉनिटरिंग। मैंने बताया कि पोलर सेटेलाइट जो होते हैं उनका उपयोग किसके लिए किया जाता है, उनका उपयोग मॉनिटरिंग के लिए, इमेजिंग के लिए किया जाता है, जबकि जो जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है इसका उपयोग किया जाता है डिज़ाइनिंग के लिए या फिर कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए। तो ये पता होना चाहिए कि GSLV का जो इस्तेमाल है, आप ऐसे याद कर लें चाहें तो, अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे याद करते हैं कि जो GSLV है, ठीक है, GSLV है उसका इस्तेमाल हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए। और G मतलब क्या, G फॉर जियो। ठीक है, G फॉर जियो, और जियो का फ़ोन किसके लिए यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि GSLV का इस्तेमाल हम किसके लिए करेंगे, कम्युनिकेशन के लिए। और PSLV, P फॉर PSLV, P फॉर पिक्चर। ठीक है, पिक्चर मतलब फ़ोटो। ठीक है, तो PSLV का इस्तेमाल किसके लिए करेंगे, फ़ोटो के लिए। फ़ोटो मतलब क्या, फ़ोटो का मतलब कि इमेजिनिंग, ठीक है ना, यानी कि मॉनिटरिंग। फ़ोटो से क्या करते हो, मॉनिटर करते हो। तो PSLV का इस्तेमाल पिक्चर के लिए, फ़ोटो के लिए, मॉनिटरिंग के लिए। GSLV का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए। PSLV कैसे जाएगी, पोलर सेटेलाइट लॉन्च में के लिए। पोल कहाँ होते हैं, पोल यहाँ होता है, यहाँ होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर बात करें कि जो GSLV है, ठीक है, तो जो GSLV है उसको डेवलप किया गया था टू लॉन्च दी हैवियर इनसैट क्लास ऑफ द जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। तो जो GSLV है उसको लॉन्च किया गया था कि हैवियर जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च किया जा सके ऑर्बिट में। ठीक, फिर बात करेंगे कि इन इट्स थर्ड एंड द फाइनल स्टेज GSLV यूज द इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक अपर स्टेट, यानी कि जो GSLV है उसने अपनी जो भी फाइनल स्टेज थी उसने इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक अपर स्टेट इंजन का इस्तेमाल किया था।
मैंने बताया था कि क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, कोई भी ऐसा इंजन यानी कि कोई भी चीज़ जहाँ पर लो टेम्परेचर की बात की जाए वो उसे हम लोग क्रायोजेनिक चीज़ कहते हैं। तो यहाँ पर क्रायोजेनिक अपर स्टेज का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्पना चावला सेंटर फॉर द रिसर्च एंड द स्पेस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह है उन्होंने इनाग्रेट किया कल्पना चावला सेंटर फॉर द रिसर्च इन द स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी एट दी चंडीगढ़। ठीक, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 3 जनवरी 2022। तो 3 जनवरी 2022 में राजनाथ सिंह जी ने कल्पना चावला सेंटर फॉर द रिसर्च इन द स्पेस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च किया था। ये क्या है, ये ट्रेन करेगा स्टूडेंट्स को इन द स्पेस साइंस एंड सेटेलाइट डेवलपमेंट फॉर द फर्दर चैलेंज इन द स्पेस, यानी कि स्पेस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में उनको अवेयर करेगा और प्रिपेयर करेगा जो भी फ्यूचर जो चैलेंजेस हैं रिगार्डिंग द स्पेस। ठीक है, आपको बारे में पता होगा कि 2003 में कल्पना चावला ने अपनी ज़िंदगी को बेसिकली खो दिया था। ठीक है ना, वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द स्पेस एंड इन अ शटल डिज़ास्टर। ठीक है, उनका जो स्पेस था, उनका जो बेसिकली जो रॉकेट था वो वापस आते टाइम अर्थ में क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया था। ठीक है, एंड द जो भी द सेंटर विल ऑल्सो बी द ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन फॉर द चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सैटेलाइट। तो ये जो सेंटर होगा वो क्या होगा, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के सैटेलाइट्स के लिए अलॉन्ग विद द जियो स्पेशल सेंटर फॉर द रिसर्च। ठीक, फिर बात करें कि CUSAT। ठीक है, ये क्या है, इट इज़ अ नैनो सैटेलाइट बीइंग डिज़ाइंड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने नैनो सैटेलाइट्स का क्या किया है, इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, ये सैटेलाइट क्या करेगी, ये कलेक्ट करेगी डेटा को रिलेटेड टू द बॉर्डर इंट्रूजन डिटेक्शन, एग्रीकल्चर, वाटर, वेदर फोरकास्टिंग, नेचुरल डिजास्टर फोरकास्टिंग। यानी कि ये जो सैटेलाइट है सारा जो डेटा है रिगार्डिंग द डिटेक्शन, एग्रीकल्चर, वेदर फोरकास्टिंग की कब क्या हो रहा है, ठीक है, मौसम की जानकारी, इन सब के बारे में डेटा कलेक्ट करेगी। मोर ओवर बात किया जाए कि जो पंजाब है विल बी द फर्स्ट बॉर्डर स्टेट इन इंडिया टू हैव इट्स ओन सैटेलाइट इन द स्पेस। तो बेसिकली जो पंजाब है वो पहला बॉर्डर स्टेट बन जाएगा जिसकी पहली सैटेलाइट कहाँ पे है, स्पेस में है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ दी अनोमली डिटेक्शन मेथड। ये क्या है, एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द एस्ट्रोफिजिक्स हैव डेवलप्ड a new way to identify the potentially habitable planets with high probability। यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के जो भी लोग हैं उन्होंने एक बेसिकली हाई प्रोबेबिलिटी का क्या है, एक तरीका डेवलप किया है। ठीक है, टू फाइंड आउट दी हैबिटेबल प्लानट। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली दे यूज्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड एल्गोरिथम फॉर दिस वेयर 60 पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट्स हैव बीन फाउंड आउट ऑफ दी 5000 नोन प्लैनेट। यानी कि AI का इस्तेमाल किया गया है और AI के इस्तेमाल से 5000 प्लैनेट को स्टडी किया गया। उसमें से 60 प्लैनेट ऐसे पाए गए जहाँ पर जो क्या है, जो हैबिटेबल हो सकते हैं, ये हैबिटेबल हैं। ठीक है, आपको पता होगा AI क्या होता है, दैट इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइम बहुत चल रहा है और आपको पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम के क्षेत्र में एक कई नाम आते हैं। जैसे एक आपने सुना होगा OpenAI। इसी OpenAI का एक प्लेटफॉर्म है क्या, चैट जीपीटी, इसके बारे में भी आपने सुना होगा ऑफकोर्स। ठीक है, फिर हम बात करें ये क्या है, ये मेथड इज़ बेस्ड ऑन द अर्थ इज़ द अनोमली विद द पॉसिबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द फ्यूअर अदर अनोमलीज। ये बात इस बारे में बात करता है कि अर्थ एक अनोमली है, यानी कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ और कई सारी हो सकती हैं ताकि और कई सारे क्या है मेंबर या अर्थ हमें इस तरह के अपने अर्थ की तरह मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। ये क्या है, रिसेंटली इलॉन मस्क की जो स्टारलिंक की सैटेलाइट है Starlink lost 40 satellites that were caused in a geomagnetic storm a day after they were launched। आपको पता है कि जो स्पेस एक्स है, ठीक है, स्पेस एक्स एलन मस्क की क्या है, ये प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट स्पेस कंपनी है US में। ठीक है, इनका एक प्रोजेक्ट का नाम है क्या, स्टारलिंक। ये इस प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में कई सारी सैटेलाइट्स को क्या कर रहे हैं, आसमान में छोड़ रहे हैं ताकि उससे नेट की हम लोग जो भी डिस्टेंट जो भी प्लेसेस हैं वहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी को हम लोग पहुँचा सकें।
ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च की। अब वो जो सैटेलाइट है वो उसको क्या लग गई, उसमें आग पकड़ लिया, ठीक है, ब्लास्ट हो गई बिकॉज ऑफ द जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। ठीक है। तो दीज सैटेलाइट्स हैव नॉट क्रिएटेड एनी स्पेस डिब्रीज एज दीज सैटेलाइट्स वर डिजाइंड टू बर्न ऑन री एंट्री इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी कि जब भी ये सैटेलाइट्स को ऐसे बनाया गया है जो स्टारलिंक की सैटेलाइट्स हैं कि वो स्पेस डिब्री को ज़्यादा क्रिएट ना करें और बर्न हो जाए जैसे ही वो अर्थ में अंदर आए। आपको पता है कि जो भी स्पेस में इस समय बहुत सारा डिब्री पड़ा हुआ है, जो सैटेलाइट्स आती हैं वहाँ पर ख़राब हो जाती हैं, वो वहीं पड़ी रहती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। देन द जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आर caused when the events such as the solar flares can send the higher than the normal level of the radiation towards the earth। ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द इंटरैक्ट विद द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कॉज अ जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। यानी कि जो भी ये सोलार फ्लेयर्स हैं जो कि सूरज से आते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं सोलार फ्लेयर्स आ रहे हैं, तो ये जो जब सोलार फ्लेयर्स ये जब आते हैं अर्थ पर और जब ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं, अर्थ की में भी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, जब उससे टकराते हैं तो वहाँ पर जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म बनता है। शायद समझ गए होंगे। सूर्य की किरणें आई, सूर्य की जो सोलार फ्लेयर है, सूर्य की क्या है सोलार फ्लेयर। सोलार फ्लेयर मैंने क्या बताया था, जो खूब सारी एनर्जी निकल रही है सूर्य से एक साथ, वो सोलार फ्लेयर है। ठीक है। वहाँ बताया था मैंने सन स्पॉट भी पड़ जाता है। ठीक। तो जब ये सोलार फ्लेयर किससे टकराएंगी, जब ये सोलार फ्लेयर टकराएंगी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से, तब क्या बनेगा, तब बनेगा जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। ठीक। फिर बात किया मैंने कॉज क्या है, जैसे मैंने बताया कि डिस्टर्बेंस दैट ड्राइव्स द मैग्नेटिक स्टॉर्म मे बी द सोलार कूलर मास इजेक्शंस। ठीक है। और दी को रोटेटिंग इंटरैक्शन रीजन्स अ हाई स्पीड स्टीम ऑफ द सोलार विंड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कोरोनल होल। यानी कि जो भी ये सूर्य से जो भी ये फ्लेयर्स निकल रही हैं, ये इसी को हमने नाम दिया है क्या, इसी फ्लेयर जो निकली है इसी को हमने नाम दिया है क्या, सोलार मास इजेक्शन। ठीक है, या सोलर कोरोनल मास इजेक्शन। और यही जाके किससे टकरा रहा है, ये टकरा रहा है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से, और उसके बाद ये सारी चीज़ें बन रही हैं। द इफेक्ट ऑफ द जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स क्या है कि इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमें ऑरोरा और दी नॉर्थर्न और सदर्न लाइट डिस्टर्ब्स इन द कम्युनिकेशन सिस्टम ड्यू टू दी हाई रेडिएशन। आपने ये सुना होगा, आपने दो नाम सुने होंगे जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं। कौन कौन से नाम हैं, नाम है इट इज़ दी ऑरोरा। ठीक है ना। ऑरोरा, ऑरोरा क्या होता है बेसिकली, ये जो अर्थ का जो नॉर्दर्न पोल होता है, ठीक है, वहाँ पे इस तरह की आपको लाइट कई बार देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, इसे हम लोग ऑरोरा कहते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता रहनी चाहिए, यानी कि जो नाम है इसका नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट। ठीक है। तो ऑरोरा क्या है, ऑरोरा क्या है, ऑरोरा नॉर्दर्न और सदर्न लाइट को कहते हैं, जो कि निकलती है कब, जब कोरोनल मास इजेक्शन होता है और वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से टकराता है, जिसके बाद बेसिकली जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म क्रिएट होता है। ठीक। फिर अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म एज इट्स safest level, that is the G1 storm affects the power grid causing the weak fluctuations minor impact on the satellites operation northern and southern light to occur। तो बेसिकली क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो भी फ्लक्चुएशंस हैं सैटेलाइट्स में वो सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे दी ओवर हाउज़र मैग्नेटोमीटर। ये क्या है, इंडियन साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डेवलप्ड एन ओवरहाउज़र मैग्नेटोमीटर। ठीक। ये क्या है, ये इट इज़ अ जियो मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट। ये क्या है, जो भी जियो मैग्नेटिक की जो फील्ड निकल रही है उसको ये मेज़र करेगा। ठीक है। और इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई एक्यूरेसी, हाई सेंसिटिविटी है और ये एफिशिएंट है इन द पावर कंजम्पशंस। ठीक है। हेंस इसकी जो एप्लीकेशन है क्या है, सारी जो भी मैग्नेटिक ऑब्जर्वेशन जहाँ भी करना है तो आप कर सकते हैं, और इसका जो इस्तेमाल है वो हम लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी करेंगे। ठीक। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द जो जियो मैग्नेटिज्म है उन्होंने डेवलप किया है इंडिया का पहला इंडिजिनियस ओवरहाउज़र मैग्नेटोमीटर। ठीक। और इसको इंस्टॉल्ड किया गया है अलीबाग मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी महाराष्ट्र में। ठीक है। ये क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा द कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग एंड सेंसिंग द एक्सपेरिमेंट
एसेंशियल फॉर द जियोमैग्नेटिक सैम्पलिंग, यानी कि जो भी जियोमैग्नेटिक सैम्पलिंग हमें करनी है तो जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव बनाएंगे और वहाँ पर जियोमैग्नेटिक सैम्पलिंग हम कर सकेंगे विद दिस मैग्नेटोमीटर। तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ दी पार्कर सोलर प्रॉब। ठीक, ये क्या है, इट इज़ द वाइड फील्ड इमेजर फॉर द पार्कर सोलर प्रॉब बाय दी नासा। तो नासा ने बनाया है, इट इज़ द वाइड फील्ड इमेजर, यानी कि ये इमेज कलेक्ट करेगा, ठीक है। एंड इट विल टेक द सरफेस पिक्चर ऑफ द वीनस, यानी कि ये शुक्र है, ठीक है, उस शुक्र जो प्लैनेट है, वीनस प्लैनेट है, उसकी पिक्चर लेगा और उसके बाद जो भी चीज़ें उसको रिवील करेगा, कॉन्टिनेंट की, प्लेन की, प्लेट्यू की, एंड इवन द लेयर ऑफ द ऑक्सीजन। अगर वहाँ पर कोई ऑक्सीजन की लेयर है तो उसको भी क्या करेगा, ये कवर करेगा। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हम क्या करेंगे, जो जो वीनस प्लैनेट है उसका जो कलर है उसको हम लोग जान पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द पार्कर सोलर प्रॉब। रिसेंटली बेसिकली पार्कर सोलर प्रॉब हैज़ बिकम द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू फ्लाई थ्रू द आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ द सन कोरोना। ठीक, तो बेसिकली अभी रिसेंटली ये आउटर स्पेस में नियर द सन कोरोना पहली बार ये फ्लाई किया था, जिसकी वजह से हमें सन की इमेजिंग मिल पाई थी। ठीक, द स्पेसक्राफ्ट फ्लू थ्रू दी कोरोना एंड दी सैम्पल दी मैग्नेटिक फील्ड एंड द पार्टिकल देयर। ये बेसिकली कोरोना के नियर अबाउट सन के मूव किया था और वहाँ से जो भी सैम्पल और मैग्नेटिक फील्ड्स और जो पार्टिकल्स हैं उनको क्या किया गया था, कलेक्ट किया था। ठीक, ये जो अचीवमेंट है ये हेल्प करेगा साइंटिस्ट को जो भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है उसको ऑब्टेन करने में फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द देयर। ठीक, और जो भी इन्फ्लुएंस है, जो हमारे सोलर सिस्टम में इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, उसको भी ये स्टडी करने में हेल्प करेगा। इस मिशन को लॉन्च किया गया था 2018 में। ठीक है, और ये ट्रैवल करेगा थ्रू द सन्स एटमॉस्फेयर क्लोज टू द सरफेस ऑफ एनी स्पेस क्राफ्ट बिफोर इट। ठीक, यानी कि अभी तक इससे ज़्यादा करीब सन के कोई भी एयरक्राफ्ट कुछ भी नहीं किया है, इतना चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है ना। फेसिंग द ब्रूटल हीट एंड द रेडिएशन कंडीशन दी अल्टीमेटली प्रूविंग द ह्यूमैनिटी विद द क्लोजेस्ट एवर ऑब्जर्वेशन ऑफ ए स्टार, यानी कि इससे पहले सन का किसी ने भी इतनी क्लोजली ऑब्जर्वेशन नहीं किया था। सो इट इज़ द फर्स्ट प्रॉब दैट वी आर डूइंग। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों इतने सन के पास किया है। ठीक है, ये बेसिकली क्या करेगा, जो भी एनर्जी का जो फ्लो है, ठीक है ना, उस फ्लो को एनालाइज करेगा, उस हीट को एनालाइज करेगा और जो भी सोलर कोरोना है या सोलर जो विंड है उनको एनालाइज करेगा और ये डिटरमाइन करेगा द स्ट्रक्चर एंड द डायनेमिक्स ऑफ द प्लाज्मा एंड द मैग्नेटिक फील्ड। जो भी जो प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसको ये स्टडी करेगा। ठीक, और उसके बाद ये जो मैकेनिज्म है जिस तरह से हमारा सन काम करता है उसको एनालाइज करने के बाद, ठीक, एक्सेलरेट एंड ट्रांसपोर्ट दी एनर्जेटिक पार्टिकल। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वाई वी शुड स्टडी द कोरोना। तो हमें क्यों स्टडी करना चाहिए। तो देखिए, द कोरोना इज हॉटर देन द सरफेस ऑफ द सन। जो कोरोना है वो क्या है, सन के सरफेस से भी क्या है, हॉटर है। एंड कोरोना गिव्स राइज टू द सोलार विंड। कोरोना की वजह से सोलर विंड आते हैं। सोलर विंड मैंने बताया कि ऐसे ऐसे जो विंड चलती है उन सोलर विंड कहते हैं, बहुत हाई इंटेंसिटी की होती हैं और बहुत ज़्यादा हीट होती है उनके अंदर। कंटिन्यूस फ्लोज ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल दैट परमिएट द सोलर सिस्टम, यानी कि कंटिन्यूसली जो भी चार्ज्ड पार्टिकल हैं वो सन की सरफेस से क्या निकलते रहते हैं और सोलर सिस्टम में जाते रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज अनप्रेडिक्टेबल सोलर विंड कॉज द डिस्टर्बेंस इन आवर प्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड। जो भी ये सोलर मार्च इरेक्शन होता है, यानी कि या फिर जो भी ये सोलर विंड निकल रही हैं, इसकी वजह से हमारी जो प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होती है, वो भी हैम्पर होती है एंड कैन प्ले अ हैवॉक विद द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑन द अर्थ। नासा होप्स टू finding will be enable the scientists to forecast the challenges in the earth space and environment। ठीक है, तो ये क्या है कि बेसिकली ओवरऑल सन का स्टडी करेगा और उसके बाद जो भी डेटा है उसको भेजेगा ताकि हम उसको ऑब्जर्व कर पाएँ, और इससे पहले कोई भी इतनी पास नहीं गया है। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं हम दी EOS, दैट इज़ दी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को PSLV C52 ने इंडिया के पोलर सैटेलाइट में लॉन्च किया। दैट इज़ दी इट इज़ अ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आपको पता है कि मैंने बताया कि जो भी ऑब्जर्वेशन का काम है वो हमेशा एक पोलर सैटेलाइट करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी
ऑब्जर्वेशन का काम है, ठीक है, या जो भी इमेजिंग का काम है, अगर कोई भी इमेजिंग करनी है तो वो कौन करेगी, वो एक पोलर सैटेलाइट करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। तो अगर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में बात किया जाए कि ये इट इज़ द फोर्थ इन द सीरीज ऑफ द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एंड इट इज़ द रेडार इमेजिंग सैटेलाइट, यानी कि ई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 जो है वो फोर्थ सैटेलाइट है रेडार इमेजिंग में, जिसका वेट था 1710 kg, और ये इसने जनरेट किया है 2280 वाट ऑफ पावर। एंड इसकी जो मिशन लाइफ है वो 10 साल है, यानी 10 साल तक ये पोलर ऑर्बिट में ऑर्बिट करेगी, ठीक। एंड विल बी प्लेस्ड इन अ सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, तो ये सन के सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में इसको प्लेस किया जाएगा, ठीक। बेसिकली ये क्या है, हाई इमेजिनिंग क्वालिटी सैटेलाइट्स है, सारे वेदर में काम करेगी, ठीक है। और सच एज दी एग्रीकल्चर के एरिया में वहाँ की डेटा देगा, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन, सॉइल के मॉइस्चराइजर, हाइड्रोलॉजी, फ्लड मैपिंग, ठीक है, सारे एरिया में काम करेगा। और बेसिकली द सैटेलाइट विल बी द कॉम्प्लीमेंट द डेटा एंड द रिसोर्स कास्ट, और उसके बाद कैटोकास्ट। तो इन सारी जो सीरीज़ में ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 जो है इसको लॉन्च किया गया था 2020 में। ये क्या है, इट इज़ इन दी ऑर्बिट राइट नाउ। तो अभी क्या है, बेसिकली ये ऑर्बिट कर रही है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1 है। दूसरी जो थी, तो ये क्या है, इसको जो लॉन्च किया गया था, और ये क्या है, माइक्रो सैटेलाइट है, और इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम द व्हीकल SSLV, दैट इज़ द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो तीसरी सैटेलाइट है उसको 2021 में लॉन्च किया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गई थी। देन अर्थ ऑब्जर्वेशन 4 सैटेलाइट के बारे में बात कर लिया। फिफ्थ जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च किया है। एंड द सिक्स्थ वन इज़ द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मीन फॉर एप्लीकेशन इन द ओशन रिलेटेड सर्विस। तो जो सिक्स्थ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है वो ओशन रिलेटेड सर्विस को क्या करेगी, हैंडल करेगी। जस्ट लाइक कहाँ पर फिशिंग जोन है, फोरकास्ट करने की, ओशन में कोई भी सुनामी आ रहा है या फिर कोई भी वेव्स आ रही है इसके रिगार्डिंग, और ओशन स्टेट फोरकास्ट की करेगी। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जो अदर सैटेलाइट्स हैं, जैसे इन एस्पायर सैट 1, ये क्या है, इट इज़ ए स्टूडेंट सैटेलाइट, ठीक है, जिसको डेवलप किया गया था किसे, तिरुवनंतपुरम बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन विद द यूनिवर्सिटी ऑफ द कोलोराडो इन द यूनाइटेड स्टेट। तो ये जो इंस्पायर सैट 1 है ये स्टूडेंट सैटेलाइट है, ठीक है, जिसको त्रिवेंद्रम के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी ने कोलैबोरेट किया यूनाइटेड स्टेट्स से, ठीक है। और बेसिकली ये स्टडी करेगी द डायनेमिक्स ऑफ द अपर एटमॉस्फेयर। तो अपर एटमॉस्फेयर की जो भी डायनेमिक्स है उसको ये स्टडी करेगी, और ये कैरी करेगी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर फॉर द स्टडिंग द सोलर फ्लेयर। तो ये भी कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट सैटेलाइट है इंस्पायर सैट 1, ये सोलर फ्लेयर्स जो हैं वो उसको स्टडी करेगी। फिर हम बात करते हैं म्यूज़ एंड दी हेलियो स्वार्म प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो नासा ने बेसिकली हैज़ सेलेक्टेड द 2 साइंस मिशन। द फर्स्ट वन इज़ द मल्टी स्लेट सोलर एक्सप्लोरेशन, दैट इज़ द म्यूज़ एंड द हेलियो स्वार्म। ये क्या करेगा, ये इम्प्रूव करेगा हम लोग की द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डायनेमिक्स ऑफ द सन, यानी कि जो सन की जो डायनेमिक्स है उसको समझने में हेल्प करेगा, ठीक है। और सन का जो भी अर्थ कनेक्शंस है उसको, और कॉन्स्टेंटली जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके रिगार्डिंग ये हेल्प करेगा, ठीक। म्यूज़ की बात की जाए, दैट इज़ द मल्टी स्लेट सोलार एक्सप्लोरेशन की बात की जाए, ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द सन कोरोनल हीट, यानी कि जो सन की कोरोनल हीट है वो कैसे ड्राइव हो रही है, कैसे काम कर रही है, उसके रिगार्डिंग ये बात करेगा। और जो भी एरप्शंस हो रहे हैं टू दी आउटर मोस्ट रीजन्स में, उसको क्या करेगा, ये स्टडी करेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं कि इसकी हेलियो स्वार्म मिशंस के बारे में। ये है क्या, दिस इज़ द कॉन्स्टिलेशन ऑफ द स्वार्म ऑफ द 9 प्लैनेट। तो 9 प्लैनेट के जो स्वार्म्स हैं उसका क्या है, कॉन्स्टिलेशन है। एंड लार्ज लॉन्च टू कैप्चर द फर्स्ट मल्टी स्केल इन स्पेस मेजरमेंट ऑफ द फ्लक्चुएशन इन द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज द मोशन ऑफ द सोलर विंड कॉल्ड एज द सोलर विंड टर्बुलेंस। तो जो भी सोलर विंड में जो भी टर्बुलेंस होगा, जो सोलर विंड्स निकलेंगी उसको ये कैप्चर करेगा। देखिए यहाँ पे इसको ये ऐसे दिखाया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सोमास के बारे में। एक्सोमास क्या है, यूरोपियन स्पेस जो एजेंसी है
एक्सोमार्स मिशन लॉन्च किया उसने 2022 का, ठीक है। ये क्या करेगा, हैज़ डिलेड, ये बेसिकली डिले हो गया था आफ्टर द एजेंसी सस्पेंडेड फॉर द कॉपरेशन विद द रशियन स्पेस प्रोग्राम रॉसकॉस्मॉस। यानी कि पहले क्या हो रहा था कि यूरोप और रशिया की जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है और रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मॉस, वो मिलके इसको लॉन्च करने वाले थे, लेकिन ये क्या हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया। तो ये बताया गया है, ये बेसिकली जॉइंट एंडीवर है बिटवीन द यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मॉस, ठीक। इसका एम क्या है, ये लाइफ ऑन मार्स, यानी कि जो मार्स में जो लाइफ हम लोग ढूंढ रहे हैं, ये उसको ढूंढने में हेल्प करेगा। और हेल्प करेगा द हिस्ट्री ऑफ द वाटर ऑन द प्लानट, कि क्या कभी मार्स में कोई पानी था या नहीं था, उसके रिगार्डिंग ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसकी बेसिकली 2 स्टेज हैं। तो फर्स्ट स्टेज का जो मिशन को जो लॉन्च किया गया था, ठीक है, और दी प्रोटॉन एम रॉकेट इन दी 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक। और इसमें यूरोपियन ट्रेस गैस ऑर्बिटर और टेस्ट लैंडर इसमें था, ठीक। तो ये चीज़ पता होना चाहिए, जिसको हमने सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था, ठीक है। और लेकिन दिक्कत ये बनी थी, खाली जो लैंडर था उसका थोड़ा सा फेल हो गया था। सेकंड स्टेज की जो बात करेंगे, इट कंप्राइजेज ऑफ द रोवर एंड द सरफेस प्लेटफॉर्म। तो देखिए ये होता है रोवर, ठीक है, जिसमें वो चीज़ चलती है और फिर वो सरफेस में आ जाती है। फिर हम बात करेंगे आर्टेमिस मिशन के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ये क्या है, बेसिकली नासा ने रोल आउट किया था आर्टेमिस 1, ये मून मिशन है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टेस्टिंग पर्पस से, और बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम दी कैनेडी स्पेस स्टेशन, जो कि कहाँ पर है, फ्लोरिडा यूएसए में है, ठीक है। ये बेसिकली जो इस मिशन का जो नाम है, इसको नेम दिया गया है आफ्टर द सिस्टर अपोलो फ्रॉम द ग्रीक मैथोलॉजी, दैट इज़ द आर्टेमिस। आर्टेमिस कौन है, इट इज़ द गॉड ऑफ द मून, इनको कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली जो एम है आर्टेमिस मिशन का, ये लॉन्च करेगा पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट को, ठीक है। फिर फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ द कलर ऑन द मून सरफेस साउथ ऑफ द पोल, तो ये फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ द कलर होंगी, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। अदर स्पेस एजेंसीज जो इन्वॉल्व हैं, ठीक है, आर दी कैनेडियन स्पेस एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है आर्टेमिस मिशन में, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापानीज़ की स्पेस एजेंसी, द नेम ऑफ द जापानीज़ स्पेस एजेंसी इज़ द जैक्सा, ठीक। सिग्निफिकेंस क्या है, ये बेसिकली जो मिशन नासा का है, ये साइंटिफिक डिस्कवरी करेगा और इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होंगे इसे, और इंस्पायर करेगा न्यू जनरेशन ऑफ द एक्सप्लोरेशन को, ठीक। आर्टेमिस मिशन जो है वो फर्स्ट इंटीग्रेटेड टेस्ट ऑफ द नासाज डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन। तो आर्टेमिस मिशन जो है वो नासा के डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन का क्या है, ये एक पार्ट है। फिर इट विल बी अनक्रू द फ्लाइट टेस्ट दैट विल प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर द ह्यूमन डीप एक्सप्लोरेशन, और ये डिमॉन्स्ट्रेट करेगा द कमिटमेंट एंड द कैपेबिलिटीज़, ठीक। ये क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा ह्यूमन एग्जिस्टेंस टू द मून एंड द बियॉन्ड, जो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है उसको मून के पास तक पहुंचाएगा। तो बेसिकली इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद बात की जाए कि ड्यूरेशन ऑफ दिस फ्लाइट की जो होगी, ठीक है, ये बेसिकली Orion space will be launched on the space launch system, most powerful rocket in the world, and it will travel the 2,80,000 miles from the earth। तो अर्थ से 2,80,000 माइल्स को ट्रैवल करेगा ओवर द 4 to 6 वीक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मंथ, यानी कि जो 4 से 6 वीक्स तक ये ट्रैवल करेगा। ओरियन जो स्पेस क्राफ्ट है इज गोइंग टू रिमेन इन दिस स्पेस विदाउट डॉकिंग इनटू द स्पेस स्टेशन, यानी कि स्पेस स्टेशन में डॉक नहीं करेगा, अलग नहीं होगा, लॉन्गर देन एनी शिप फॉर द एस्ट्रोनॉट हैव एवर बीन बिफोर, यानी कि काफ़ी ये लंबी यात्रा रहने वाली है, 2,80,000 माइल्स की, ठीक। आफ्टर द आर्टेमिस 1 मिशन, कौन कौन से मिशन और हैं, द आर्टेमिस 1, द सेकेंड फ्लाइट अंडर द आर्टेमिस प्रोग्राम्स विल बी लॉन्च्ड, ठीक, एंड इट विल हैव द क्रू बोर्ड एंड बेसिकली द क्रिटिकल सिस्टम। तो यहाँ से आप समझ गए हैं और कि ये जो मिशन है इसको लॉन्च किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं परसिवरेंस रोवर। ये क्या है, नासा का जो परसिवरेंस जो रोवर है ये कैप्चर करेगा किसको, सोलर इक्लिप्स ऑन दी मार्स को, ठीक। इसका हमने बात किया था अभी म्यूज मिशन की, ठीक है, इसको नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था 2020 में, ठीक है। फिर बात करेंगे कि इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड एंड मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मोबाइल लेबोरेटरी सेंट टू द मार्स।
ठीक। तो बेसिकली इससे पहले मार्स में हमने पानी ढूंढने के लिए या इन्वायरमेंट ढूंढने के लिए और कुछ भी चीज़ें नहीं की हैं, ठीक है। ये जो मिशन है ये क्या है, परसेवरेंस, जो परसेवरेंस रोवर है ये क्या है, ड्रिलिंग में काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, रॉक या सॉइल्स की ड्रिलिंग में, मतलब कि इसकी सेटलिंग में ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, हेल्पफुल है। और ये मल्टी मिशन रेडियो आइसोटोप्स है, ठीक है। थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर भी इसमें लगा हुआ है जो कन्वर्ट करेगा किसको, हीट को, फ्रॉम द नेचुरल रेडियो एक्टिव डिकेज ऑफ द प्लूटोनियम इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली इसके चलने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इस नेचुरल प्रोसेस से इसको मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बेसिकली वही क्या कि जो भी क्या मार्स में कोई पहले लाइफ थी, तो कोई भी माइक्रोबियल लाइफ थी तो उसको स्टडी करने के लिए इसका हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक। तो रोवर विल स्टडी एनालाइज द रेड प्लैनेट, और जो वहाँ की जो डस्ट है उसको कलेक्ट करके ये अर्थ में भी लाएगा। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें अदर जो भी मार्स मिशन है, दैट इज़ दी फर्स्ट इज़ दी एक्सोमार्स रोवर, ठीक है। ये बेसिकली यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रशियन स्पेस एजेंसी का है जिसके बारे में अभी बात की। फिर उसके बाद तियानवेन-1, ये चाइना का मार्स मिशन है, 2021 में लॉन्च किया गया था। यूएई ने भी एक मार्स मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम है होप मिशन, ये यूएई ने लॉन्च किया था, फर्स्ट एवर इंटर प्लानिटरी मिशन था। फिर इंडिया का भी ऑर्बिटल मार्स मिशन था, इट इज़ द मॉम, ठीक। और उसके बाद या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मंगलयान मिशन, जो हमने 2013 में भेजा था। फिर बात करते हैं प्रोजेक्ट नेत्रा के बारे में, ठीक है। सो जो प्रोजेक्ट नेत्रा है ये क्या है, ये इसरो का मिशन है, इसरो का इनिशिएटिव है, ठीक है। ये क्या है, जो भी ऑर्बिटल में जो भी जो डिब्री है, ठीक है, उसको कलेक्ट करेगा और उसकी कलेक्ट करने की कैपेसिटी है, ठीक है। और बेसिकली जो भी ऑप्टिकल टेलीस्कोप है इसके अंदर काम करेगा अंडर द नेटवर्क फॉर द स्पेस ऑब्जेक्टिव ट्रैकिंग सिस्टम एंड एनालिसिस प्रोजेक्ट। तो ये क्या है, ये इसका नाम है, इसका फुल फॉर्म है। फिर बात करेंगे जो नेत्रा, ये क्या है, अर्ली वार्निंग system है in the space debris and other hazardous to the Indian satellites in the लोअर अर्थ ऑर्बिट। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो भी जो डिब्री, जैसे यहाँ पे जो डिब्रीज दिख रही है, गंदगी दिख रही है, ठीक है, तो इसको डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा ताकि ये सैटेलाइट से ना टकरा जाए, उससे सैटेलाइट्स क्या हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। इनिशिएटिव्स ऑफ द इसरो, ठीक है। और कौन कौन से इनिशिएटिव फैसिलिटीज़ अंडर दिस प्रोजेक्ट, इसके अंदर कौन कौन सी हमें फैसिलिटीज़ मिलेंगी। स्पेस डिब्री ट्रैकिंग रेडार होगा जो कैपेबल होगा डिटेक्टिंग दी ट्रैकिंग ऑफ द ऑर्बिट 10 सेंटीमीटर एंड अबव इन दी साइज। तो कोई भी ऐसी जो डिब्री है जो 10 सेंटीमीटर से बड़ी है वो उसको ट्रैक किया जाएगा अंडर द प्रोजेक्ट नेत्रा। और उसके बाद जो भी उसकी जो रेंज होगी वो 1500 किलोमीटर तक की होगी। देन दी ऑप्टिकल टेलीस्कोप, ये क्या है, दिस विल बी इंडक्टेड एज द पार्ट ऑफ इस्टेब्लिशिंग द इफेक्टिव सर्विलेंस, यानी कि इफेक्टिव सर्विलेंस के लिए हम लोग ऑप्टिकल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगी, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंट्रल बनाए जाएंगे, ठीक। फिर बात करते हैं प्रोजेक्ट नेत्रा के बारे में और, ठीक है। तो बेसिकली जो स्पेस की डिब्री है कंसिस्ट ऑफ द रॉक बॉडीज दैट आर अंडर दैट आर यूज टू लॉन्च दी सैटेलाइट। तो जो स्पेस डिब्री होती है वो बनती कैसी है, वो बेसिकली जो रॉकेट की जो बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, रॉक बॉडीज़ नहीं, रॉकेट की जो बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, उससे बनती हैं जो कि सैटेलाइट के लिए लॉन्च करते हैं। या फिर कोई डिफंक्ट सैटेलाइट, कोई सैटेलाइट ख़राब हो गई या कोई भी मटेरियल रिलीज़ हुआ तो जब मिशन कोई ऑपरेट हो रहा था, या कोई फ्रैगमेंट है जो कि टूट गया, ऑर्बिट से ब्रेकअप होकर अलग हो गया, तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, इन सारी चीज़ों से जो स्पेस की डिब्री है वो बनती है और ये बहुत ही हज़ार्डियस है, ठीक है। ये हमारी जो एक्चुअल की जो सैटेलाइट्स हैं, जो भी वर्किंग सैटेलाइट्स, उनको भी ख़राब कर सकती है। और कोई भी फ्रैगमेंट है फ्रॉम दी एंटी सैटेलाइट्स, दैट कोई भी एंटी सैटेलाइट टेस्ट हो रहा है जो सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है, तो वो भी इसमें आएगी। एंड दीज स्पेस ऑब्जेक्ट्स मूव विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 27,000 किलोमीटर पर आवर। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि जो स्पेस की डिब्री है वो 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, विच इज़ अ वेरी डिजास्ट्रस थिंग, ठीक है, इन द लोअर अर्थ ऑर्बिट। एंड देयर फोर कोलिजन्स विद इवन अ सेंटीमीटर साइज टाइनी फ्रैगमेंट कैन कैटास्ट्रॉफ्स टू एन ऑपरेशनल स्पेसक्राफ्ट एसेस। कहने का मतलब है कि अगर कोई छोटी भी चीज़ है, बहुत छोटी भी चीज़ है, लेकिन अगर उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव कर रही है, तो अगर वो टकरा गई किसी सैटेलाइट से तो वो तो ख़राब कर देगी उसको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस डिब्री इज लाइकली टू ग्रो अप इन द कमिंग ईयर। भाई हम लोग इतने सारे मिशन लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। स्पेस एक्स का स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसके तहत वो नेट प्रोवाइड करेगा, इंटरनेट प्रोवाइड करेगा
डिस्टेंट एरिया में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं क्या करेंगी, ये कहीं ना कहीं स्पेस में डिब्रीज को और ज़्यादा बढ़ाएंगी। ग्लोबली 2021 सॉ एज द हाईएस्ट स्पेस ऑब्जेक्ट लॉन्च रेशियो। इन अदर वर्ड्स मोर स्पेस ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस इन दी ऑर्बिट पर लॉन्च। यानी कि हर साल क्या है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो डिब्री है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। फिर हम बात करते हैं व्राइट मॉन्स। ये क्या है, नासा का न्यू होराइजन प्रॉब हैज़ रिपोर्टेड अ न्यू फाइंडिंग इन द प्लूटो। यानी कि प्लूटो में नई फाइंडिंग की गई है, ठीक है। तो बेसिकली जो रिपोर्ट किया गया है, द आइसी लावा फ्लो दैट हैव रिसेंटली कवर्ड सब्सटेंशियल ट्रैक्ट्स ऑफ इटसेल्फ। यानी कि जो प्लूटो है उसमें कुछ नई फाइंडिंग्स की गई हैं, ठीक है। कोई ऐसे फीचर, कुछ ऐसे फीचर्स मिले हैं कि यहाँ पर लावा था पहले, जिससे यहाँ पे आप देख सकते हैं। यानी कि कोई माउंटेन होने का कहीं ना कहीं क्या मिला हुआ है, फीचर्स मिला है, ठीक। ओनली स्पेस क्राफ्ट टू विजिट द प्लूटो इज द नासाज न्यू होराइजन, ठीक है। यानी कि जो कोई भी अभी तक सिर्फ नासा का जो न्यू होराइजन है उसी ने ही प्लूटो को विजिट किया हुआ है, विच पास क्लोज बाय इन द जुलाई 2015। फिर बात करते हैं कि जो राइट मॉन्स है, इट इज़ अ माउंटेनियस फीचर्स फाउंड इन द प्लूटो। तो प्लूटो में क्या है, माउंटेनियस फीचर्स मिले हैं। जो बोला जा रहा है ना, लावा मिला हुआ है और ये सारी चीज़ें, ये क्या है, माउंटेनियस फीचर्स हैं। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। एंड इनफॉर्मली नेम्ड एज द न्यू होराइजन्स टीम्स इन दी ऑनर ऑफ द राइट ब्रदर्स। तो राइट ब्रदर्स के ऑनर में इसका नाम दिया हुआ है। साइंटिस्ट क्लेम कर रहे हैं कि ये राइट मॉन्स जो कि ये है, ये वोल्केनो था पहले, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। देन बात करते हैं UVIT-J 2022। इंडियन एस्ट्रोनॉट ने डिस्कवर किया है अ फेंट गैलेक्सी नेम दी UVIT-J22 दैट रीनेम्ड हिडन अंटिल नाउ। यानी कि अभी तक कोई गैलेक्सी नहीं थी ऐसी, अब पहली बार ऐसी कोई गैलेक्सी मिल रही है। एक बहुत ही डिस्टेंट गैलेक्सी है। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, और हमारी जो पड़ोसी गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, एंड्रोमेडा है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही फेंट गैलेक्सी है, ठीक है। और मिल्की वे की क्या है, ये नेबर है, ठीक है, सिचुएटेड एट द 136 माइल्स लाइट ईयर्स अवे, ठीक है। रिमेन्स अनडिटेक्टेड बिकॉज इट लेज फ्रंट ऑफ मच ब्राइटर गैलेक्सी दैट इज़ फर्दर अवे, ठीक, काफ़ी दूर है। एंड देन एक्सट्रीमली फेंट है, बहुत कम दिख रही है। एंड इट इज़ अबाउट 10 टाइम्स फेंटर देन दी सराउंडिंग नाइट स्काई, ठीक है। क्योंकि नाइट में और सारी भी लाइट होती है, तो उसकी वजह से हम इसको अभी तक पहचान नहीं पाते। और अभी नाउ वी आर गेटिंग इट कि UVIT-J22 इट इज़ अ इट इज़ अ इट इज़ अ गैलेक्सी, ठीक, ठीक। तो बेसिकली ये क्या है, इसकी जो सरफेस है बहुत ही ब्राइट है, अल्ट्रा डिफ्यूज्ड गैलेक्सी है, ठीक है। फेंटनेस में अकाउंट फॉर अप टू 15% ऑफ द मास ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि इतनी ज़्यादा फेंट है कि इसका जो मास है वी कुड अकाउंट एट कि ये यूनिवर्स का 15% भी हो सकता है। दीज ऑल आर अजम्पशंस। फिर बात करते हैं सॉलिड फ्यूल्ड डक्टेड रामजेट। तो इंडिया सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड दी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट, ठीक है। इट इज़ अ मिसाइल सिस्टम एंड एट एन इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन दी चांदीपुर उड़ीसा। तो चांदीपुर उड़ीसा में जो भी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज फैसिलिटी है हमारी, वहाँ पर हमने इसको टेस्ट किया है। सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रामजेट जो है, इट इज़ अ मिसाइल प्रोपल्शन सिस्टम एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय द DRDO, दैट इज़ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका एम क्या है, इसका एम है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड इन द प्रोपल्सन सिस्टम ऑफ द फ्यूचर लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है। तो ये क्या है कि जो लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है, उसके डेवलपमेंट में, प्रोपल्शन में हेल्प ये करेगा, ठीक। बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन द सॉलिड फ्यूल्ड एयर ब्रीथिंग रामजेट इंजन। तो ये सॉलिड फ्यूल एयर ब्रीथिंग रामजेट इंजन पे बेस्ड है। रामजेट टेक्स अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द फ्लाइट विदाउट द नीड फॉर द सिलेंडर। तो कई सारे ऐसे इंजन्स होते हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपको पहले की वीडियो में, जिनको बेसिकली ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, अलग से सिलेंडर नहीं की ज़रूरत पड़ती। वो हवा से ही क्या करते हैं, वो हवा से ही ऑक्सीजन को ले लेते हैं फॉर द बर्निंग ऑफ द फ्यूल। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ड्यू टू दिस द लाइट इन द वेट, ये काफ़ी लाइट है क्योंकि ऑक्सीजन के लिए एक्स्ट्रा इसको सिलेंडर कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि एक्स्ट्रा सिलेंडर करने की ज़रूरत नहीं है कैरी करने की, तो उसकी जगह पर और फ्यूल एक्स्ट्रा कैरी कर सकता है। और ये क्या है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्या करेगा, बेसिकली इट इज़
enable the missile to intercept the aerial threat at a very long range at supersonic speed। और एयर टू एयर ये मिसाइल है, ठीक है, ये एयर टू एयर मिसाइल है विच इज़ यूज्ड फॉर दी SFDR, दैट इज द सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी। और इसको लॉन्गर रेंज में क्या है बेसिकली अचीव किया जाता है, एंड दे डोंट रिक्वायर ऑक्सीडाइजर। मैंने बताया ऑक्सीडाइजर की ज़रूरत इसको नहीं पड़ती है, एयर से ही क्या करती है, ये एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन ले लेती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये बेसिकली सुपरसोनिक स्पीड में उड़ती है, ठीक, और इसकी हाई मैन्यूरेबिलिटी है, और जो कि इंश्योर करती है कि टारगेट जो एयरक्राफ्ट है कैन नॉट गेट अवे, यानी कि एयर जो भी जिस टारगेट मारा जाएगा जो भी वो अच्छे से टारगेट तक ये पहुँचे। द नेक्स्ट इज़ दी यूरोपा। यूरोपा ये क्या है बेसिकली, इट इज़ the researchers have said that there might be abundance of the water pockets beneath the formation called the double digit on the Jupiter's moon Europa। तो जुपिटर के मून का नाम क्या है, यूरोपा है, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पर हो सकता है कि काफ़ी सारा पानी हमें मिल सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यूरोपा क्या है, स्लाइटली स्मॉलर देन द अर्थ मून। तो अर्थ के मून से थोड़ा सा क्या है, स्मॉल है, और इसका जो डायमीटर है अबाउट क्वार्टर ऑफ द अर्थ से उसका क्वार्टर है डायमीटर। तो यूरोपा क्या है, यूरोपा बेसिकली जुपिटर का क्या है, मून है, ठीक है। वेरी थिन ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर, यूरोपा में थोड़ा सा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर है। और उसके बाद द डायमीटर इज लेस देन द अर्थ, मैंने बता दिया, और कंटेन ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द वाटर इन ऑल द अर्थ ओशियंस, ठीक। और नासा जो है वो एक्सपेक्टेड टू लॉन्च द यूरोपा क्लिपर इन 2024। मॉडल विल बी orbit the Jupiter, conduct a multiple close flybys to the Europe to gather the data on the moon's atmosphere, surface and its interior। तो बेसिकली जो नासा क्लिपर मिशन लॉन्च करेगा वो यहाँ पर डेटा इकट्ठा करेगा उसकी सरफेस और इंटीरियर के रिगार्डिंग। फिर बात करते हैं गगन मिशन, ठीक है। तो इट इज़ एन इंडो जियो ऑपरेटेड 7262 aircraft launched at the Kishangarh airport using the approach process guided by the Gagan और the GPS aided geo augmented navigation। इसकी बात मैंने कल की अपनी सेटेलाइट में अपनी वीडियो में भी की थी। तो गगन क्या है, गगन का फुल फॉर्म है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। ये बेसिकली इनिशिएटिव है किसका, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो का इनिशिएटिव है गगन, ठीक। ये क्या है, ये बेसिकली दो काम आएगा। पहला कि जो भी एयरपोर्ट में यानी कि जो भी प्लेन्स हैं, यानी कि जो भी हमारा जो एविएशन सेक्टर है, और उस एविएशन सेक्टर के लिए ये एक तरह का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि GPS की तरह ये काम करेगा, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहिए। और उसके अलावा एक और इसका काम होगा कि आयनो स्फीयर में जो भी नेटवर्क्स हैं उनका क्या डिस्टॉर्शन होता है उसको भी क्या करेगा, ये स्टडी करेगा। तो ये सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम है, ठीक है। और ये नेविगेशन सर्विस को प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ओवर द एयर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटी होगी, कैपेबिलिटी एक्सपेंडिंग नियर बाई FIR, ठीक। और इसको डेवलप किया है इस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने इसको डेवलप किया है, ठीक है। तो बेसिकली जो प्राइमरी इसका जो फंक्शन होगा वो कहाँ पर होगा, एविएशन सेक्टर में होगा, ठीक है। और इसके अलावा जैसे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन में, मैरीटाइम, हाईवेज, रेलवे, सिक्योरिटी एजेंसी, इन सब में भी इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक। और इसमें हम यूज़ करेंगे बेसिकली सिस्टम ऑफ द ग्राउंड स्टेशन का यूज़ करेंगे, जैसे दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु, जम्मू एंड पोर्ट ब्लेयर में, जो कि नेसेसरी ऑगमेंटेशन ऑफ द GPS सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक। कवर एरिया की बात करें तो बेसिकली गगन कवर एन एरिया फ्रॉम द अफ्रीका टू द ऑस्ट्रेलिया, इतने एरिया को ये कवर करेगा, एंड हैज़ कैपेसिटी टू केटर 45 रेफरेंस स्टेशन फॉर द एक्सपेंशन टू द नेबरिंग कंट्री, यानी कि और जगह भी ये और कवर कर सकता है। तो जैसे इंडिया के पास गगन है फॉर द एविएशन सेक्टर, जो भी हमें नेविगेशन करना है उसके लिए, उसी तरह बाकी अदर कंट्रीज़ के पास भी है। द सिस्टम also interoperable with the other international systems such as US के पास क्या है, US के पास WAAS है, दैट इज़ द वाइड एरिया ऑगमेंटेड सिस्टम। उसी तरह यूरोप के पास क्या है, यूरोप के पास बेसिकली यूरोपियन जियो स्टेशनरी नेविगेशन ओवरले सर्विस। और जापान के पास इट इज़ द जापानीज़
MTSAT सैटेलाइट ऑगमेंटेशन सिस्टम। ठीक, तो ये क्या है, सबके अलग अलग, सबके पास अलग अलग क्या है, नेविगेशन के सिस्टम है। ठीक है, इंडिया का, और इंडिया के नेविगेशन के सिस्टम का नाम क्या है, गगन है। ठीक है, इतना यहाँ से आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट इज़ दी एक्सियोम 1 मिशन। ये क्या है, फर्स्ट एवर प्राइवेट मिशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, इसका नाम दिया है एक्सियोम 1। ठीक है, एंड हैज़ रिसेंटली रीच दी इंडियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये फर्स्ट ऑल प्राइवेट एस्ट्रोनॉट है टू मेक द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसको ऑर्गेनाइज किया है यूएस की बेस्ड कंपनी ने, एक्सियोम स्पेस ने। इसका पर्पज़ क्या है कि एस्ट्रोनॉट could spend more than a week conducting the scientific research, outreach and the commercial activities on the space station। इसको ये कंडक्ट कर सके। ठीक है, मेकिंग द ट्रैवल स्पेस मोर कमर्शियली अवेलेबल। जो एक्सियोम मिशन है, ये क्या करेगा, जो ट्रैवलिंग है स्पेस में, उसको कमर्शियली क्या करेगा, वायबल बनाएगा। ठीक है, और इम्प्रूव करेगा द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पेस एंड द ह्यूमन बॉडी बाय ब्रिंगिंग द रिसर्चर्स इनटू स्पेस। यानी कि अभी तक क्या है, जैसे एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं, रिसर्च करते हैं, अब बेसिकली रिसर्चर्स को स्पेशली भेजा जा रहा है ताकि वहाँ पे रिसर्च कर सके कि ह्यूमन बॉडी में इन सारी चीज़ों का क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर बात करते हैं हायाबुसा 2 प्रॉब। ये क्या है, बेसिकली हैज़ बॉट द 5.2 ग्राम ऑफ द रॉक्स एंड द डस्ट फ्रॉम द एस्ट्रॉइड रेगू। ठीक है, आपको रेगू एस्ट्रॉइड के बारे में पता होगा। ठीक है, वहाँ से रेगू एस्ट्रॉइड से बेसिकली कई सारे रॉक्स और कई सारे डस्ट पार्टिकल को हायाबुसा 2 मिशन लाया था। इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2014 में। ठीक है, 6 ईयर के वॉयज के बाद ये सारा डेटा जो है वो रेगू एस्ट्रॉइड से लेके आया है। 2018 में स्पेसक्राफ्ट जो पहुंचा था, बेसिकली रीच्ड द एस्टेरॉयड एंड डिप्लॉयड 2 रोवर्स एंड द स्मॉल लैंडर ऑन टू द सरफेस। तो 2018 में पहुंचा था और तब इसने अपनी जो सारी प्रोसेस है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक, इन 2019 द स्पेसक्राफ्ट फायर्ड एन इम्पैक्टर टू क्रिएट द आर्टिफिशियल क्रेटर टू कलेक्ट सैंपल। तो यानी कि बस इतना यहाँ पे हमें समझना है कि जो हायाबुसा 2 मिशन है उसको भेजा गया था 2014 में लॉन्च किया गया था, जो कि रेगुर जो एस्ट्रॉइड है वहाँ से ये डेटा कलेक्ट करके जो सारी चीज़ें उसको कलेक्ट करके लेके आया था, जिनकी स्टडी की जाएगी। ठीक है, फाइंडिंग्स क्या है, फाइंडिंग्स है दैट इन द आर्टिकल पब्लिश्ड इन द जर्नल नेचुरल एस्ट्रोनॉमी इन 15 अगस्त। ठीक है, इन्होंने बताया कि वाटर और ऑर्गेनिक मटेरियल माइट हैव बीन ब्रॉट टू आवर प्लानट फ्रॉम द आउटर एज ऑफ द सोलर सिस्टम। यानी कि बाहर से भी हम चीज़ों को अंदर ला सकते हैं। ये स्टडी में ये सारी चीज़ें पाई गई। ठीक, और जो एस्टेरॉइड था वो क्या था, रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट। एस्टेरॉइड के बारे में बेसिकली लिखा है कि एस्टेरॉइड होता क्या है। तो एस्टेरॉइड क्या होता है, हिंदी में बात करेंगे तो एक पत्थर होते हैं सिर्फ। ठीक है, तो एस्टेरॉइड बेसिकली क्या है, ये रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जो कि क्या है, जो कि हमारे स्पेस में क्या करते हैं, मूव किया करते हैं और बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं इन कंपेयर टू द प्लानट। ठीक है, और इसीलिए इसको हम माइनर प्लानट भी कहते हैं। ठीक है, इनको बेसिकली 3 क्लास में डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज़ द एस्ट्रोनॉइड। ठीक है, एस्ट्रॉइड आपको पता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट भी मिलती है मार्स और ठीक है जुपिटर के बीच। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मार्स और जुपिटर के बीच हमें एस्ट्रॉइड बेल्ट भी मिलती है। देन द सेकेंड इज द ट्रोजन। ट्रोजन क्या है, बेसिकली asteroid that shares an orbit with a larger planet. Next is near earth asteroid। ये क्या है, orbit of the asteroid pass close to the earth। ठीक, फिर बात करते हैं सोफिया टेलीस्कोप के बारे में, आपने सुना होगा। ये क्या है, तो NASA has decided to shut down the Sophia telescope that confirmed the presence of the water on the moon। तो नासा अब इसको क्या कर रहा है, शट डाउन कर रहा है। इसने क्या किया था, जो भी पानी की प्रेजेंस है मून में, इसका खोज करने के बारे में ये गया हुआ था। ठीक, इट इज़ ए 2.7 मीटर इंफ्रारेड टेलीस्कोप सिटिंग इनसाइड द बोइंग 747 SP एयरप्लेन flying at an altitude of the 38,000 to 45,000 feet above the surface। सोफिया बेसिकली स्टैंड करता है दी स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर द इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। कोलैबोरेशन है बिटवीन दी नासा एंड दी जर्मन स्पेस एजेंसी। ये आपको पता रहना चाहिए। इसका पर्पस क्या था, जो भी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स हैं फार इंफ्रारेड वेवलेंथ के, उनको ऑब्जर्व करना, और इसकी वजह से क्या है, जो वाटर स्टार्च का फॉर्मेशन है, ठीक है, ये होने में संभव होगा। ठीक,
ये जो था ये वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट फ्लाइंग टेलीस्कोप था, ठीक है। अभी तक इतना बड़ा कोई फ्लाइंग टेलीस्कोप नहीं नहीं हम लोगों ने बनाया था, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये हवा में ही है था और हवा से ही जो डेटा था वो कलेक्ट कर रहा था। और ये बहुत सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव एस्ट्रोफिजिकल मिशन था, यानी कि अभी तक का ये सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव मिशन था, ठीक ठीक। ये चीज़ है। अब सोफिया की क्या क्या डिस्कवरी थी, तो 2020 में नासा ने अनाउंस किया था कि सोफिया ने डिस्कवर किया है वो वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द सन फेसिंग साइड ऑफ द मून, यानी कि जो भी मून की जो सन फेसिंग साइड है वहाँ पर उसने पानी का डिस्कवरी किया था। और द साइट इन द क्लेविस क्रेटर लोकेटेड इन द मून सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक। हीलियम हाइड्राइड इन द यूनिवर्स, 2019 में सोफिया ने डिस्कवर्ड किया क्या, हीलियम हाइड्राइड द फर्स्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन द यूनिवर्स ऑलमोस्ट 40 बिलियन ईयर अगो। तो ये भी सोफिया ने डिस्कवर किया है। सोफिया बेसिकली ने आइडेंटिफाई किया थी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ऑफ द पैटर्न इन द जुपिटर। तो जुपिटर में जो भी एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस है उसका सर्कुलेशन भी इसने ढूंढा। द नेक्स्ट इज़ द जेम्स वेब एस्केप स्पेस टेलीस्कोप, आपने इसका बारे में काफ़ी सुना होगा। तो नासा ने बेसिकली कई बार इमेजिंग रिलीज़ किया है फ्रॉम द जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये क्या है, लार्जेस्ट और द मोस्ट पावरफुल ऑर्बिटल ऑब्जर्वेटरी है एवर लॉन्च्ड, यानी इससे पहले भी कोई भी ऐसी नहीं लॉन्च हुई है, ठीक है। और इसकी वजह से जो नासा ने क्या किया था, डीप फील्ड की जो फ़ोटो थी वो गैलेक्सी की क्लस्टर की वो रिलीज़ की गई थी, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल थी, ठीक है। इससे पहले ऐसी कभी भी इमेजिंग रिलीज़ नहीं की गई, ठीक। द कलेक्शन इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द फ्रेश इमेजिंग ऑफ द अनदर गैलेक्सी क्लस्टर नोन एज द स्टीफेंस क्विंटन, फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1877, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम, ये क्या है बेसिकली, ये एक इट इज़ अ जॉइंट नासा यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी का ये एक बेसिकली जॉइंट इंटरवेंशन है, ठीक है। एंड दैट इज़ प्लान टू सक्सीड द हबल स्पेस टेलीस्कोप एज द नासास फ्लैगशिप एस्ट्रो मिशन। यानी कि देखिए जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है इससे पहले क्या था, हबल टेलीस्कोप आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद इसको लॉन्च किया गया है एंड इट इज़ द मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप एवर बिल्ट, यानी इससे पहले इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इससे ज़्यादा पावरफुल टेलीस्कोप को बिल्ड नहीं किया गया है। नेक्स्ट इज इट वुड बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द इवेंट सच एज द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट गैलेक्सी, कैसे निर्माण हुआ, एटमॉस्फेरिक जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पोटेंशियल हैबिटेबल कोई भी प्लानट है या नहीं है, उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, इसको ये हैंडल करेगा। नेक्स्ट इज द मार्क स्क्वैक। NASA has reported that the InSight Mars lander detected the largest quake ever observed on another planet. Okay, so Mars quake क्या है, on Earth quakes are caused by the shift in the tectonic plate। तो जब भी टेक्टोनिक प्लेट की शिफ्ट होती है तो quakes का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बट मार्स डज नॉट हैव द टेक्टोनिक प्लेट, मार्स में कोई टेक्टोनिक प्लेट नहीं है, ठीक है। नाउ मार्स क्वैक्स आर कॉज ड्यू टू द स्ट्रेस दैट कॉज द रॉक फ्रैक्चर्स और द फ्लॉट्स इन द क्रस्ट। यानी कि बेसिकली क्या है कि इतना समझना है आपको कि जो भी मार्स में जो भी फ्रैक्चर्स क्रिएट हो रहे हैं रॉक की वजह से, उसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, मार्क स्क्वैक, बस इतना हमें समझना है, ठीक है। और ये बेसिकली नासा ने डिस्कवर किया, इट इज़ द पार्ट ऑफ द मिशन, ठीक है। और ये फर्स्ट मिशन था जो कि डीप बीनीथ दी मार्टिन सरफेस में गया था और उसने प्लैनेट के जो इंटीरियर्स हैं उसको क्या किया, स्टडी किया एंड उनको मीट एंड इट measures the its heat output listening to the Mars quake and it will be used to the seismic waves generated by the Mars quake develop the map of the planet deep। देखिए आपको पता है क्या कि अगर कोई भी वेव अर्थ के अंदर से आ रही है और उसको अगर स्टडी कर लिया गया तो हम उसकी इंटीरियर मैपिंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। और वही किससे किया गया है, मार्क स्क्वैक से किया गया है, ठीक। जो भी इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या होगी, वो हेल्प करेंगे हमें अंडरस्टैंड करने में कि जो भी जैसा कि रॉकी जो प्लैनेट है मार्स, ये कैसा प्लैनेट है, ठीक है। इंक्लूडिंग द अर्थ और भी जो भी अर्थ है, ठीक है, उसमें भी हम इसी तरह से चीज़ों को समझते थे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम कहीं ना कहीं सिज्मोलॉजी की हेल्प लेंगे, ठीक है। और जो भी सिज्मोलॉजी क्या होती है, अर्थ की स्टडी में अंदर का जो स्टडी करते हैं रॉक में, उसमें इसका हेल्प लेते हैं। द नेक्स्ट इज़ दी HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर। तो ये क्या है, नासा ने एक रिसेंटली लॉन्च किया है सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द HS-200, सॉरी इसरो ने लॉन्च किया है
HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर फॉर द गगनयान प्रोग्राम के लिए बेसिकली लॉन्च किया गया है। ये वर्ल्ड्स का सेकेंड लार्जेस्ट ऑपरेशनल बूस्टर है जो कि यूज़ करेगा सॉलिड प्रोपेलेंट को, और इसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है बाय द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इन दी त्रिवेंद्रम फॉर द 2 ईयर। इसका एप्लीकेशन क्या है बेसिकली, इसको यूज़ किया जाएगा मैंने बताया जैसे गगनयान मिशन में, ठीक है। और बेसिकली इसका जो ये बेसिकली इट इज़ अ मेजर माइलस्टोन फॉर द प्रेस्टिजियस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन ऑफ द इसरो, ठीक। इसका एम क्या है बेसिकली, इसका जो एम है कि गगनयान इज एन इंडियन, इसका एम जो है बेसिकली 3 एस्ट्रोनॉट को सेंड करना है स्पेस में फॉर द मिनिमम ऑफ द 7 डेज बाय 2022, ठीक है। ये डिले हो गया क्योंकि कोविड की वजह से, और इसको जो लॉन्च किया जाएगा जो इसरो के जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट से लॉन्च किया जाएगा, दैट इज़ दी GSLV Mark 3, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये कंपोनेंट के बारे में, फिर बात करेंगे चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। तो ये बेसिकली इसको एक्सपेक्टेड है कि ये अगस्त 2023 तक लॉन्च कर दिया जाएगा, कोविड की वजह से डिले हो गया। इसरो ने इसको पूरा कंप्लीट किया है। ये 3rd लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है इंडिया का, ठीक है। फिर उसके बाद इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द रोवर और लैंडर, एक रोवर है एक लैंडर रहेगा, कम्युनिकेशन टू द अर्थ वाया द ऑर्बिटर फ्रॉम द चंद्रयान 2। तो जो चंद्रयान 3 है वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा किससे, चंद्रयान 2 से। ये एग्जामिन करेगा मून की सरफेस को, स्पेशली द एरिया दैट नॉट हैव बीन रिसीव द सनलाइट इन सम बिलियन ईयर। उन एरिया को एग्जामिन करेगा जहाँ पर सेटेलाइट स्पेशली नहीं मिली, सनलाइट नहीं मिली है, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि ये डिटेक्ट करेगा बेसिकली आइस या अबंडेंट कोई भी मिनरल मिलेगा, ठीक है, तो उसको डिटेक्ट करेगा। और उसके बाद जो भी लूनार सरफेस है, जो चंद्रमा की सरफेस है, वहाँ के जो डार्क पैटर्न्स है, स्पॉट्स हैं, उनको भी क्या करेगा, उसको भी एक्सप्लोर करेगा, ठीक। और ये सिर्फ सरफेस पर नहीं रहेगा, सब सरफेस को भी क्या करेगा, ये स्टडी करेगा नीचे की सरफेस को, ठीक है। और ये बेसिकली 4 थ्रॉटल्ड एबल इंजन है और इंडोर्स विद द लेज़र ड्रॉपलेट वेल सी मीटर, ठीक। फिर वीनस की बात की जाए, वीनस क्या है, हमारा प्लैनेट है, आपको पता है, ठीक है। आफ्टर सेंडिंग द मिशंस टू द मून्स एंड द मार्स, द इसरो इज नाउ रेडिंग ए स्पेस मिशन टू द ऑर्बिटल वीनस, इसी को हम बोलते हैं शुक्र मिशन, ठीक। स्टडी द लाइंस बिलो द सरफेस, इसको ये स्टडी करेगा। ये सेकंड प्लैनेट होगा फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। आपको जो अगर अर्थ के प्लैनेट जैसे बात किया, ये सन है, ठीक है, जैसे सन हो गया, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इस तरह से बात किया जाए तो ये जो वीनस है वो सेकंड नंबर पे आएगा। और वीनस क्या है, ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, इसको इवन शाइनेस्ट प्लैनेट, बहुत शाइन भी करता है, इसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। तो ये सारे वीनस के क्या हैं, नाम है, ये शुक्र इसको बोलते हैं। हॉटेस्ट प्लैनेट जगह यहाँ पे लिखा हुआ है, सोलर सिस्टम का हायर कंसनट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट उसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक। ये क्या है, सेकंड ब्राइटेस्ट है और नेचुरल ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर द मून, यानी कि मून के बाद सबसे ज़्यादा जो ब्राइटनेस है वो इसी में है, ठीक है। अनलाइक द अदर प्लैनेट, द वीनस एंड द यूरेनस स्पिन द क्लॉकवाइज, ये आपको पता होना चाहिए। सारे जो प्लैनेट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ठीक है। सारे जो प्लैनेट हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, लेकिन सिर्फ वीनस और यूरेनस है, यानी कि आप ऐसे याद करें, यूवी सिर्फ ऐसे प्लैनेट हैं 2 जो कि क्लॉकवाइज मूव करेंगे, बाकी जितने भी प्लैनेट हैं वो क्या कैसे मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ठीक। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आपको पता होनी चाहिए, ठीक। अ डे इन द वीनस, बाकी सारी वीनस के बारे में चीज़ें लिखी हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फिर बात करेंगे रशिया वेनेरा सीरीज ऑफ द स्पेस क्राफ्ट 1-2, ठीक है। और जापान ने कौन कौन से मिशन किसने लॉन्च किए हैं वीनस में, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। यूरोप ने वीनस एक्सप्रेस लॉन्च किया था 2005 में। इंडिया के इनिशिएटिव्स क्या हैं, शुक्रयान हमने 2024 में हम लॉन्च करेंगे। बाकी सारे जो कंट्री हैं वो कहीं ना कहीं लॉन्च कर चुके हैं। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इंडियाज़ फर्स्ट लिक्विड मिरर telescope, that is the International Liquid Mirror Telescope, has now entered into the commissioning phase and will start the scientific observation sometimes in the October this year, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। और it is located at an altitude of the 2450 meters on the देवस्थाल observatory campus for the Arbiter Research Institute in the Nainital district, ठीक। and it is built by the
द एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम द इंडिया एंड द बेल्जियम्स एंड द कनाडा, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें क्या है, इस टेलीस्कोप में 3 लोगों का क्या है, कोलैबोरेशन है। ठीक, ये क्या करेगा, ये सर्वे करेगा स्काई को, ठीक है, और जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं ऑब्जर्वेशन करेगा गैलेक्सीज़ का एस्ट्रोनॉमिकल रिसोर्सेज में, ठीक है, और स्काई को ओवरऑल इसको ही क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। ठीक, अब बात करते हैं तियांगेंग स्पेस स्टेशन की। ठीक है, चाइना का जो स्पेस स्टेशन है इंटरनेशनल, चाइना जो अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है उसका नाम क्या है, तियांगोंग, ठीक, स्पेस स्टेशन। ठीक, जो बेसिकली ऑपरेट करेगा कहाँ पर, लो अर्थ ऑर्बिट में एट एन एल्टीट्यूड ऑफ द 340 to 450 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। तियांगोंग जो है ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगा बाई 2022, ऐसा बोला गया था, देखते भी हुआ तो है नहीं। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा, ठीक है, और वुड बी द कंट्रीज आई फ्रॉम द स्काई। ठीक है, तो कंट्री के लिए एक आई की तरह काम करेगा। एंड इट शैल एड द चाइनाज एम टू बिकम द मेजर स्पेस पावर बाय 2030। ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा चाइना को मेजर स्पेस पावर बनने के लिए। ये रेप्लिकेट करेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फ्रॉम द चाइना विच वॉज एक्सक्लूडेड। चाइना जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से क्या है, अब अलग हो गया है। ठीक है, तो ये अपना अलग स्टेशन बना रहा है। ठीक, फिर ये क्या है, ये चाइनीज़ का एक परमानेंट स्पेस स्टेशन होगा। ठीक, एंड बेसिकली द स्पेस स्टेशन रफली हैव द 1/5 ऑफ द मास ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसमें जो भी चीज़ें लगी हैं इट इज़ 1/5 ऑफ द मास ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी कि इतना इसका क्या है, इतना इसका वेट है, इतना इसका साइज़ है। ठीक है, इसमें 3 मॉड्यूल्स होंगे। ठीक है, कोर मॉड्यूल, त्यान और ये सारी चीज़ें लिखी, डिटेलिंग इतनी ज़रूरी चीज़ें नहीं है। ठीक, और कौन कौन सी चीज़ें हैं, लूनार गेटवे। ठीक है, लूनार गेटवे इन्वॉल्विंग द 4 ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पार्टनर। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें कौन कौन से लोग हैं, नासा हैं उसमें, फिर इसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापानीज़ और कैनेडियन, और इसमें पहले था चाइना भी था तो वो भी अलग हो गया। ठीक है, और बाकी रशियन भी थी, इसमें रशियन भी थी, 2 लोगों से अलग हो गए हैं, चाइना और रशिया। ठीक, it has planned to both for the first space station beyond the low Earth orbit. First space station to the orbit, Russian orbital service station is scheduled to begin construction in 2025। यानी कि जो रशिया है चाइना की तरह वो भी 2025 तक अपना स्पेस स्टेशन है उसको क्या करेगा, उसको लॉन्च करेगा। ठीक है, तो ये स्लाइड की आखिरी स्लाइड है। आई होप आपको ये जो साइंस एंड टेक की जो भी ये साइंस एंड टेक की जो वीडियो थी ये आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।